हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू। Pure substances. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Pure substance क्या होता है? Pure substance वो होता है जो कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। These may be atoms or molecules and can't be separated by any physical method, for example, water, sulfur, hydrogen, carbon, etc. अब ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि किसी भी फिजिकल मेथड से आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। तो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हुआ जो कि सिर्फ एक तरह के या एक काइंड के बोल सकती हूँ, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आप उनको अलग नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड की मदद से। इसका एग्जाम्पल दे रखा है प्योर सब्सटेंसेस का, वाटर, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। Impure substances क्या होते हैं? An impure substances is that which made by two or more than two different kinds of particles, atoms or molecules and can be separated by physical method. Impure substance वो होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के या अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम, उनसे बना होता है। प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल जिन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हो आप, उससे बना हुआ था प्योर सब्सटेंस। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? दो या दो से ज्यादा अलग अलग काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, उनसे बना होता है, और उसे आप आराम से सेपरेट कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड से। जितने भी मिक्सचर्स होते हैं आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मैटर is divided into two different type of substances, जैसे फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस फिर फर्दर कैटेगराइज्ड है एलिमेंट और कंपाउंड्स में, और इम्प्योर सब्सटेंसेस किसमें डिवाइडेड है या क्लासिफाइड है? मिक्सचर में। मिक्सचर फिर फर्दर क्लासिफाइड हो रहा है यहाँ पे, या दो डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, इसके एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिसका एग्जाम्पल है सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं, मिक्सचर क्या होता है। सो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, element or compounds which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion is known as mixture. So mixture क्या है? Combination of two or more substances, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते इसको, मैं फिजिकली कॉम्बिनेशन कह सकती हूँ। तो जब वो आपस में फिजिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से और किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे मैं कहती हूँ मिक्सचर। तो प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, और फिजिकली कंबाइन होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, तो उसे क्या, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड but physically combined with each other and may also be present in any proportion is known as mixture. There are two types of mixture. यहाँ पे दो टाइप के मिक्सचर्स दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। मिक्सचर्स को डिवाइड किया है फर्दर दो कैटेगरीज में, एक था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यही अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यहाँ दो टाइप के मिक्सचर्स हैं, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर्स आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ साइंस। मिक्सचर्स को मैंने भी आपको बताया था, वो प्योर सब्सटेंसेस में नहीं आता है, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स किसे कहते हैं? A mixture is said to be homogeneous
the different constituents or substances present in it exist in one single phase without any visible boundaries of separation in them. मिक्सचर को होमोजीनियस जब तब कहा जाता है जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हों और मतलब एग्जिस्ट हों एक सिंगल फेज में बिना किसी विजिबल बाउंड्रीज के, मतलब बिना किसी विजिबल बाउंड्रीज, उनके अलग होने की कोई बाउंड्री ना दिखे, तो उसे मैं कहूँगी होमोजीनियस मिक्सचर. तो अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. होमोजीनियस मिक्सचर की एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है. एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें नंबर ऑफ गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इनर्ट गैसेस एटसेट्रा. एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर. जब पानी में आप शुगर को डिजॉल्व करते हो तो वो क्या बनाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्रीज सेपरेशन की नहीं दिखती हैं. सेकंड है heterogeneous mixtures. A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition and also has visible boundaries of separation between the constituents. तो heterogeneous mixtures उस mixture को कहा जाता है कि जिनका uniform composition ना हो और जो separation जो है वो separation की boundaries आराम से आपको दिख जाए, उसको मैं कहती हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में अगर आपको सेपरेशन दिख रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तो उसे मैं कहूँगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. एग्जाम्पल सैंड एंड कॉमन सॉल्ट. ऑयल एंड वाटर फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जब पानी में आप ऑयल डालोगे तो आप देखोगे कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है पानी के. तो ऑयल जो है वो आप देख सकते हो उसकी जो वो अलग हो रहा है पानी से, वो ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब विजिबल बाउंड्रीज आपको दिख रही है सेपरेशन की वाटर और ऑयल, मतलब वाटर की ऑयल से आपको क्या दिख रही है कि ये अलग हो रहे हैं, विजिबल बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको उनके सेपरेशन की. तो ये क्या बना रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. A mixture of sand and common salt is regarded as a heterogeneous mixture. अगर सैंड और कॉमन सॉल्ट को आप मिक्स कर दोगे तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, या उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही कहेंगे क्योंकि आपको दिखेगा कि सैंड आपको अलग दिख सकता है और कॉमन सॉल्ट अलग दिख सकता है. नो डाउट दीज आर प्रेजेंट इन द सेम फेज दैट इज सॉलिड फेज बट हैव क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक ही फेज में है, मतलब आपका कॉमन सॉल्ट भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है, सॉलिड फेज में दोनों, लेकिन उनकी जो सेपरेशन की बाउंड्रीज हैं वो आप देख सकते हो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं. तो उसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म ना हो और उनकी जो अलग होने की बाउंड्रीज हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अलग होने की बाउंड्रीज हैं वो आपको आराम से दिख जाए, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. मिक्सचर्स में क्या होता है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक साथ मिक्स होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और कोई नया कंपाउंड इससे नहीं बनता है. और कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और नया कंपाउंड बनाते हैं. सेकंड पॉइंट है मिक्सचर का, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. मिक्सचर का एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, मतलब चेंज करता रहता है कॉम्पोजिशन, जबकि कंपाउंड का द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. कंपाउंड में हर एक नए सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है, बनावट है, वो फिक्स रहती है. थर्ड है मिक्सचर का पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी शो करता है जिनसे वो मिलके बना है. जबकि कंपाउंड जो है वो जो नया सब्सटेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं. फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मैथड्स. मिक्सचर्स में क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो मिलके बना है उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो आराम से फिजिकल मैथड्स को यूज़ करके. कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिर्फ किससे सेपरेट आप कर सकते हो, किसकी मदद से आप उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हो, सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से आप कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग कर सकते हो. तो अगर जनरली मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो जब आप सॉल्यूट
तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व टू मेक सॉल्यूशन नोन एज सॉल्यूट, लाइक सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे डिजॉल्व किया जाता है जिससे सॉल्यूशन बने। अब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सॉल्यूट के, सॉल्ट, शुगर, ये सब। जबकि सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कह सकती हूँ मैं, वो लिक्विड है जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसे सॉल्वेंट में मैं डिसॉल्व कर रही हूँ जिससे सॉल्यूशन बने। और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो लिक्विड है जिसमें सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व कर रही हूँ। तो सॉल्वेंट क्या है? बेसिकली वो लिक्विड है जिसमें सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व कर रही हूँ। और सॉल्यूट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट का क्या मतलब होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज़्यादा आप सॉल्यूट का अमाउंट ले सकते हो जो कि 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाए। तो ये से कह सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का, मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाए और क्या बनाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि आप सपोज आपने शुगर ली सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या लिया आपने? वाटर लिया। ठीक है, जब शुगर उसमें वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। अगर मैं शुगर को धीरे धीरे डाल रही हूँ वाटर में और डिसॉल्व करती जा रही हूँ, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर और डिसॉल्व नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि अब जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो गया? सैचुरेटेड। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो मैंने शुगर लिया वो जो है वो पूरा क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और आगे वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे मैं कहूंगी आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो दिया हुआ होता है कोई गिवन टेम्परेचर पे, इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तो कितना ज़्यादा आप सॉल्यूट को, या कितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जिससे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की वो किस पे डिपेंड करती है? या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब मेजर करने का, सॉल्युबिलिटी को किस तरह से मेजर करोगे, या फिर किसी भी कंपाउंड की अगर आपको सॉल्युबिलिटी जाननी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है ये, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूट गिवन है, ओके, चाहे वो शुगर हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी सॉल्यूट, उसका मास जो भी होगा वो आप यहाँ पुट करोगे मास ऑफ सॉल्यूट में, और मास ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या पुट करोगे? जो सॉल्वेंट का मास दिया होगा वो आप इसमें पुट करोगे, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से, तो आपको मिल जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हैं और अनसैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड मैंने आपको पिछली स्लाइड में थोड़ा आइडिया सा दे दिया था कि सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है अब वो और सॉल्यूट नहीं ले सकता है। मतलब आप उसे डिसॉल्व करते जा रहे हो सॉल्यूट को, लेकिन एक हद तक सॉल्यूट डिसॉल्व होगा जब उसका सैचुरेशन लेवल पूरी तरीके से
अगर वो सैचुरेशन लेवल अटेन कर लेगा तो फिर वो फर्दर जो है वो डिसॉल्व नहीं करता है सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर। इसका यही मतलब है कि सॉल्यूशन को मैं सैचुरेटेड तभी कहूंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो उसमें डिसॉल्व हो जाए गिवन टेम्परेचर पे, पर उसके बाद और जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब वो सैचुरेशन लेवल अटेन कर लेगा और उसके बाद अगर आप कोई सॉल्यूट डालना चाहोगे तब भी वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन का उल्टा होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूशन को मैं अनसैचुरेटेड तभी कहूंगी जब आप ज़्यादा अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का वो डिसॉल्व कर पाओगे सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब जैसे अगर मैंने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो उसे मैं मतलब आप उसे अलग अलग होते हुए देख नहीं सकते, वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब उसकी जो मतलब सेपरेशन बाउंड्रीज हैं वो दिखती नहीं है। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर का कितना मतलब होता है मीटर में अगर मैं देखूं तो 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इट्स मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से डायमीटर में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसे आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. अब इतना छोटा साइज होगा पार्टिकल का, तो क्या होगा, जो लाइट अगर मैं बात करूं, अगर कोई बीम ऑफ लाइट अगर इस सॉल्यूशन से पास भी करेगी तो वो स्कैटर नहीं करेगी, वो फैलेगी नहीं। ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट का जो रास्ता है वो या जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। बहुत ही छोटा पार्टिकल साइज होता है, इसलिए वो स्कैटर नहीं कर पाता बीम ऑफ लाइट जो कि सॉल्यूशन से पास कर रही है, जो लाइट पास कर रही है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाता सॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो साइज होता है पार्टिकल का वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो आपको नहीं दिखेगा। लाइट की जो पाथ है वो आपको नहीं दिखेगी। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. जो solute particles हैं उन्हें आप मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो filtration process की मदद से। The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is why a solution is stable. होता ये है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे मतलब अगर मैं कहूँ नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, अगर उन्हें आप अनडिस्टर्ब भी छोड़ दो तब भी वो नीचे सेटल नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। द सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। वो सब्सटेंसेस जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं सस्पेंशन। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. ये एक heterogeneous mixture का एग्जाम्पल है जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो लिक्विड में फैले होते हैं, मतलब थ्रू आउट अ लिक्विड वो फैले होते हैं लेकिन वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, चॉक वाटर मिक्सचर। अगर आप चॉक को पानी में मतलब अगर आप चॉक के छोटे छोटे पीसेस करके अगर वाटर में भी डालोगे तो वो डिसॉल्व मतलब अगर मैं कहूँ तो वो सिंपल वो वाटर के थ्रू आउट जो है ना स्प्रेड हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। मडी वाटर, अगर आप मिट्टी लो और मिट्टी में मिट्टी को पानी में डालो तो भी आपको सॉइल के पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो वो डिसॉल्व नहीं करते हैं, वो पूरे लिक्विड में ऐसे रहेगा कि वो पूरे लिक्विड को उन्होंने घेर लिया है। एग्जाम्पल है एक और, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फ्लोरीन वाटर। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सस्पेंशंस के केस में जो सब्सटेंसेस हैं वो पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं, डिसॉल्व नहीं करते, सॉल्युबल नहीं हो पाते, और क्या होता है पूरे लिक्विड में
पूरे लिक्विड में क्या होता है, ये फैले होते हैं, ठीक है। The particle size in a suspension is more than 100 नैनोमीटर। जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन में वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और 10⁻⁻7 मीटर। नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में बोलूं तो 10⁻⁻7 मीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है पार्टिकल साइज सस्पेंशन का। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस क्या होती हैं। So properties of a suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, suspension क्या है, heterogeneous mixture है। The particles of a suspension can be seen by the naked eye. जो suspension के particles होते हैं उन्हें आप naked eye से देख सकते हो। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. अब particles जो होते हैं suspension के वो उनसे जो beam of light है वो scatter कर जाती है। अगर मैं बीम ऑफ लाइट को पास कर रहा हूँ उन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन से तो वो क्या होते हैं, वो स्कैटर कर जाएगी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और आपको इसकी पाथ, जो लाइट की पाथ है, वो आराम से दिख जाएगी। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब भी छोड़ दोगे तब भी क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, इन्हें आप मिक्सचर से अलग कर सकते हो, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलॉइड्स। Colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between the true solutions and those are in suspension. तो colloid एक तरह का solution है जिसमें जो size जो है solute particles का वो true solutions और suspensions के बीच का अगर मैं size लूँ ना particles का तो वो colloidal solution बनाता है। तो basically colloidal solution एक इस टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें जो साइज है सॉल्यूट पार्टिकल्स के वो इंटरमीडिएट है, ठीक है, जिनमें थोड़ा सा आपको ट्रू सॉल्यूशंस के भी मिल रहे हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं, लाइक सस्पेंशन, जैसे कि सस्पेंशन था हेट्रोजीनियस, बट दे हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन इनके जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। which are distributed, जो कि क्या होते हैं, distributed होते हैं। it ranges between 1 nanometer to 100 nanometer। colloidal solution के particles का range कहाँ से कहाँ तक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, that is in between the particle size in true solution and suspension। 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर का क्या मतलब हुआ, यही हुआ कि जो किस किस के बीच के पार्टिकल्स के साइज का है, ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के पार्टिकल साइज का है, ये जो रेंज है। We come across a large variety of the colloidal solutions in daily life। हम हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे colloidal solutions की varieties देखते हैं। Smoke coining out of the chimneys of factories, toothpaste, ink, blood, soap solutions, jellies, starch solution in water, ये सब क्या है, आपके colloidal solution के examples हैं। Now next topic है properties of a colloid. A colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. जो साइज होते हैं उसके पार्टिकल्स के वो बहुत छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से देख सको, बहुत ही छोटे होते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light। हाँ, लेकिन colloids के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, ठीक है, मतलब स्कैटरिंग प्रोसेस जो है वो हो सके कोलाइड्स के अंदर, इतने पार्टिकल्स इसके बड़े होते हैं और जो पाथ है वो आपको लाइट का आराम से दिख जाए। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर आप उनको अनडिस्टर्ब भी छोड़ दोगे, तो इसका मतलब ये है कि कोलाइड एक स्टेबल सॉल्यूशन ही है, क्वाइट स्टेबल ही है, जैसे सॉल्यूशन था तो ये भी क्या है, स्टेबल सॉल्यूशन। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration। आप इसको अलग नहीं कर सकते हो मिक्सचर से
फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के मदद से, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। लेकिन जैसे कि फिल्ट्रेशन की मदद से तो मैं जो इसका सेपरेशन है मिक्सचर से वो नहीं कर सकती मैं, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके या उसकी मदद से उस प्रोसेस को फॉलो करके हम कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। Tyndall effect. In a colloidal solution, the particles are big enough to scatter light. Colloidal solution में particles इतने बड़े तो होते हैं कि वो light को scatter कर सकें. This can be shown as follows. If a beam of light is put on a colloidal solution, say soap solution. मतलब अगर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बीम ऑफ लाइट अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर डालूं, जैसे कि सोप सॉल्यूशन ले लो, सोप सॉल्यूशन पे आपने क्या किया, बीम ऑफ लाइट को डाला जो कि एक बीकर में रखा हुआ है डार्क रूम में, तो फिर क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज इल्यूमिनेटेड एंड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द साइड। तो क्या होगा, जो लाइट की जो बीम है या जो पाथ है लाइट बीम का वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इल्यूमिनेट मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी लाइट दिखेगी आपको उसमें। ठीक है, इल्यूमिनेट हो जाएगा, जल जाएगा या फिर चमक जाएगा और आपको विजिबल हो जाएगा अगर आप उसे साइड से देखोगे। The path of light beam becomes visible because the colloidal particles are big enough to scatter light falling on them in all the direction. जो पाथ है लाइट का, लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल जो हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर सके जो उन पे पड़ रही है हर डायरेक्शन में। दिस स्कैटर्ड लाइट एंटर्स आवर आईज, और ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये हमारी आंखों में एंटर करती है और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम पाथ ऑफ लाइट बीम को आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। अब जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर लाइट स्कैटर कर रही है कोलाइडल पार्टिकल्स की थ्रू तो उसे क्या कहेंगे हम, टिंडल इफेक्ट। तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द फिनोमेना इन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट is done by the colloidal particles. नीचे आप डायग्राम देख सकते हो, टिंडल इफेक्ट की शो की है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें आपको दिख रही है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। सो फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, देन सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी में पहला है पार्टिकल साइज। तो सस्पेंशन का क्या होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है पार्टिकल साइज। कोलाइडल सॉल्यूशन का 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है। ट्रू सॉल्यूशन का क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है पार्टिकल साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन में ये पॉसिबल है, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप अलग कर लो मिक्सचर को। कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पॉसिबल नहीं है और ट्रू सॉल्यूशन में भी फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। सस्पेंशन में अपने आप ये मतलब सेटल कर जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से ही ये सेटल करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में ये सेटल नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। सस्पेंशन में अपीयरेंस इसका क्या होता है, ओपेक होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रू सॉल्यूशन में भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। Those mixtures which have 2 or more than 2 substances or constituents mixed. तो हम जो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो वो ज़्यादातर मिक्सचर्स कौन से होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स्ड होते हैं।
वी मे रिक्वायर ओनली 1 or 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें ज़रूरत होती है 1 या 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मिक्सचर की एक बार यूज़ करने के लिए। तो अगर हमें एक बार यूज़ करना है तो उसके लिए हमें 1 या 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर के उनकी ज़रूरत होती है। सो दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर इट। फिर इस वजह से हम जो हैं इनको सेपरेट करते हैं प्रोसेसेस के थ्रू, जो कि इनके लिए यूज़ होते हैं सेपरेशन के लिए। अब बेसिकली अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर सब्सटेंसेस जिनको सेपरेट करना है, जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मुझे अलग करना है, तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग तरह की, जिन पे ये सेपरेशन बेस्ड है। मतलब मैं सेपरेशन करना चाहूँ तो मुझे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए इन सब्सटेंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब। अब देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किया जा सकता है। So commonly used process which are used to separate the constituents of mixture are sublimation, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation। तो ये जो मेथड्स हैं या ये जो प्रोसेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर सेपरेट करना है, तो ये सब जो मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कुछ मैं अगर बात करूँ सिंपल मतलब अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशंस के अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, उनको आप इसमें अलग मतलब सेपरेट कर सकते हो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। अब हम डिटेल में एक-एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में कि सब्लिमेशन में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, फिल्ट्रेशन में क्या प्रोसीजर है, लाइकवाइज। अब सब्लिमेशन का क्या प्रोसीजर है, तो सब्लिमेशन सेपरेट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स वन ऑफ विच सब्लाइम्स। सब्लिमेशन जो है वो क्या सेपरेट करता है, वो जो सॉलिड्स का मिक्सचर है उसको अलग करता है जो कि सब्लाइम कर सके। A few substances change directly from a solid to vapor on heating without going through the liquid state. कुछ ही substances होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। इस चेंज को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस बैक टू सॉलिड डायरेक्टली, और जब हम उसे ठंडा करेंगे तो जो वाटर वेपर है वो वापस किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में डायरेक्टली। तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा है सब्सटेंस, ठीक है, तो लेकिन लिक्विड स्टेट को वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। लिक्विड स्टेट में ना जाके वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में जा रहा है, सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा है। और जब मैंने उसे ठंडा किया तो जो वेपर स्टेट में वो गया था, वेपर स्टेट से आप उसे दोबारा सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आप क्या क्या सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर्स को, तो अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल्ट्रेशन। Filtration is a physical, biological, or chemical operation that separates solid matter and fluid from a mixture with a filter medium that has a complex structure through which only the fluid can pass. Filtration आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि एक funnel होता है, okay, फनल के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ऑपरेशन है या फिनोमेना है जो कि क्या सेपरेट करता है, सॉलिड मैटर और फ्लूइड, जो सॉलिड मैटर और जो फ्लूइड है मिक्सचर में उसे अलग करता है विद अ फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम वही हो सकता है, आपका फनल ले लिया आपने जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिससे सिर्फ फ्लूइड ही पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इवेपोरेशन। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है इवेपोरेशन है। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं जब तक कि सॉल्वेंट
जो है वो पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं हो जाता, गैस फॉर्म में नहीं बदल जाता, और पीछे क्या छोड़ देता है वो अपने नीचे, मतलब जो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है उसे आपने गर्म करना स्टार्ट किया। आपने गर्म करके क्या किया, जो उसका जो सॉल्वेंट था वो तो इवेपोरेट हो गया, वो तो गैस फॉर्म में निकल गया, लेकिन जो बचा कुचा सॉलिड रेसिड्यू है, जो सॉलिड पार्ट है, वो रह गया। दिस मैथड इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये मैथड बेस्ट है एक लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन से। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एक सॉल्यूशन है, आपने उसको हीटिंग मतलब आपने उसे हीट किया, आपने उसको जब तक हीट किया जब तक सारा का सारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट या फिर वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता, और नीचे क्या नहीं बच जाता, मतलब अगर आपको नीचे सॉलिड रेसिड्यू या सॉलिड पार्ट है उस सॉल्यूशन का, वो जब तक नहीं बच जाता। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। It is a method for separating the suspended particle of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in centrifuge and forced to denser particles to bottom and lighter on above layer. तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस का जो कोई भी सब्सटेंस है उसका सस्पेंडेड पार्टिकल है उसे आप अलग कर सकते हो लिक्विड से, जिसमें जो मिक्सचर है उसे आप रोटेट करते हो। बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं हम मिक्सचर को, किसमें, एक सेंट्रीफ्यूज होता है, एक मैं कह सकती हूँ आपको एक तरह का डिवाइस है सेंट्रीफ्यूज, ओके। उसमें आप उस मिक्सचर को क्या करते हो, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हो, ठीक है। और उसकी उस हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उन पे फोर्स लगती है और वो नीचे रह जाते हैं, ओके। और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की लेयर पे आ जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक मेथड है जिसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हो, जो कि एक किसी भी सब्सटेंस के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप अलग कर रहे हो लिक्विड से, जिसमें आप मिक्सचर लोगे और मिक्सचर को रोटेट करोगे हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज में, जो कि क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। एग्जाम्पल है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे कि अगर हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना है तो हम ऐसे उसे उसे क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके हम, या सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से। Next है method crystallization. Crystallization is a technique used for the purification of substances. Crystallization वो टेक्निक है जिससे यूज करते हैं हम substances को प्योरीफाई करने के लिए, मतलब प्योर बनाने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए। दिस सेपरेशन टेक्निक इज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये जो सेपरेशन टेक्निक है इससे क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, किससे, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन से अगर आप सॉलिड को सेपरेट कर रहे हो तो कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन। ऑन एडिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ लिक्विड एंड स्टियरिंग इट, द सॉलिड डिसॉल्व्स इन द फ्लूइड। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो लिक्विड में और उसको स्टिर कर रहे हो, चला रहे हो, तो जो सॉलिड है वो फ्लूइड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हम सॉल्ट लेते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम का अगर हम क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रोमैटोग्राफी। The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. तो क्रोमैटोग्राफी एक दूसरा मेथड है सेपरेशन का, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का। तो जो इंक, इसका एग्जांपल है इंक लिया हुआ है। इंक में क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट के तौर पे और जो डाई होता है वो उसमें सॉल्युबल होता है। As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. तो जैसे जैसे फिल्टर पेपर पे वाटर जो है वो बढ़ता रहेगा तो उसके साथ क्या होता है, डाई पार्टिकल्स भी वो साथ में आते रहेंगे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। देखा जाए तो डाई एक मिक्सचर है किसका, 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर। अब जो कलर्ड जो कॉम्पोनेंट है डाई का, जो कि ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में,
तो वो ज़्यादा फास्ट राइज करेगा, मूव करेगा, और इस तरीके से जो कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। तो ये जो प्रोसेस है कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, इसी को क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Distillation कब यूज करते हैं? Distillation यूज होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में जिनमें दो मिसिसिबल लिक्विड्स हों। मिसिसिबल मतलब लिक्विड जो सपोज दो लिक्विड्स हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, एक दूसरे में अगर वो डिसॉल्व हो जाती हैं तो उन्हें मैं कहती हूँ मिसिसिबल लिक्विड्स। तो डिस्टिलेशन यूज या तब किया जाएगा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में जब दो मिसिसिबल लिक्विड्स हों और वो बॉईल करें बिना डिकम्पोज हुए, और जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक क्या हो? डिफरेंस हो। एग्जाम्पल, सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे एसीटोन और वाटर को मिक्सचर से अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को, जिसमें दो मिसिसिबल लिक्विड्स होती हैं और वो दो मिसिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल होती हैं बिना डिकम्पोज हुए, और उनकी जो दो लिक्विड्स हैं जो उनमें काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि आपने फ्लास्क में ले रखा है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वाटर आउटलेट है, क्लैंप है, वाटर कंडेंसर है, ठीक है। कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जाएगा, और फिर क्या हो रहा है? इसी मदद से जो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है उससे आप क्या कर रहे हो? एसीटोन को अलग कर रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference is boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. तो fractional distillation क्या होता है? fractional distillation कब यूज होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब मुझे मिक्सचर को सेपरेट करना है जिसमें दो या दो से ज्यादा मिसिसिबल लिक्विड्स हों जो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस हैं वो 25 केल्विन से कम हो, तब जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अलग करना है, एयर से सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करूंगी। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अलग अलग फ्रैक्शंस मुझे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से अलग करने हैं तो उसके लिए भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, मिक्सचर देख रखा है, फ्लास्क के अंदर मिक्सचर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसे कह सकते हैं उसमें क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। कॉर्क से ये क्या है? क्लोज्ड है। फिर थर्मामीटर और कॉर्क देख सकते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर आउटलेट, कोल्ड वाटर एंड वाटर कंडेंसर है इसमें बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे वाले फ्लास्क में आप देख सकते हो प्योर लिक्विड कंपोनेंट अलग हो रहा है मिक्सचर से। किस तरह से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं? जो भी एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है किस तरह से हम उससे सेपरेट कर सकते हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन एटसेट्रा। एयर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इनके नाम दिए गए हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। इनमें से कुछ गैसेस इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं। The various gases of air are separated from one another by the fractional distillation of liquid air. अब ये जो तरह तरह की गैसेस हैं जो एयर में हैं वो सेपरेट कर सकते हैं हम उन्हें एक दूसरे से, किसकी मदद से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर की मदद से हम उन गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? उन गैसेस को अलग अलग कर सकती हूँ एक दूसरे से। This separation is based on the fact that the different gases of air have different boiling points. अब ये जो separation है ये किस पे बेस्ड रहता है? ये बेस्ड रहता है इस फैक्ट पे कि जो अलग अलग गैसेस हैं एयर की उनके पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए।
जब वो लिक्विड फॉर्म में आए वो गैसेस, तो उनके पास उनकी डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर दिखा रखा है कि किस तरह से एयर यहाँ से जाएगी, फिर फिल्टर मतलब फिल्टर से एयर अंदर गई, फिर एयर प्रेशर पड़ा उस पे, ठीक है, फिर हॉट एयर दिया, फिर वाटर आउट हो रहा है ऊपर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी है वो हमने नीचे से देना शुरू किया। ओके, देन आप देख सकते हो ये काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ड्राई आइस की तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं जिसे मैं, ड्राई आइस, तो वो निकल रही है यहाँ से, सेपरेटर में जा रही है, सेपरेटर में फिर जा रही है वो एयर, ठीक है। उसके बाद लिक्विड एयर एक्सपेंशन जेट से होते हुई नाइट्रोजन आउट और आर्गन यहाँ से निकल जाएगी। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जिसमें नाइट्रोजन बाहर निकल रही है और आर्गन बाहर निकल रही है। और देन आप लास्ट में देख सकते हो इसमें क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने सेपरेट किया एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब अलग अलग गैसेस जो हैं, उसे किस तरह से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से क्या करोगे, सेपरेट करोगे। नेक्स्ट है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। किस तरह से वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, जो हमारे घरों में पानी आता है वो किस तरह से प्योरीफाई होके आता है। तो जैसे रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर से पानी आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वो सेडिमेंट करने में हेल्प करेगा, इसका मतलब वो सॉलिड्स को नीचे सेटल डाउन करेगा। देन टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फिर आता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक के बाद लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं, वो यहाँ पे क्या होंगी, सेडिमेंट होंगी, नीचे सेटल डाउन होंगी। देन इसके बाद आप देख सकते हो फिल्ट्रेशन टैंक है। फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, ये सब प्रेजेंट है। ओके, देन आप देख सकते हो लास्ट में क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। लास्ट में क्लोरीनेशन टैंक है, उसमें क्लोरीन दिया जाता है जिससे जो वाटर में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो उसे किल कर सके, उसे मार सके। एंड देन फाइनली जो पानी है वो हमारे घरों में नल के थ्रू आता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट फिर फर्दर क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में, मेटल में और नॉन मेटल में। जहां पे जो कंपाउंड है दूसरी तरफ वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपके सिलेबस में ये डिटेल में नहीं दे रखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में, बस चार्ट में दे रखा है कि कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू organic and inorganic substances. Now, some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. कुछ elements होते हैं जिनकी जो properties होती है वो बीच में रहती है, मतलब वो metals की properties भी show करते हैं और non-metals की properties भी show करते हैं। तो उन elements को जो दोनों properties को show कर रहे हैं, metals की भी properties और non-metals की properties भी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, metalloids। इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों प्रॉपर्टीज मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है और साथ के साथ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। तो जब इन दोनों के मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये रेंज मतलब रखता है तो इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Element एक basic form है matter का जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो और छोटे छोटे substances में chemical reactions करके। मतलब अगर मैं simple सी बात करूँ कि अगर कोई भी basic unit है matter का या basic form है matter का तो वो element है। element को आप किसी भी chemical reaction की मदद से आप further उसे तोड़ नहीं सकते हो, वही simplest form है। Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. Elements को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि एलिमेंट्स किन किन में डिवाइड हो रहा था, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो मेटलॉइड्स मैंने आपको बता ही दिया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज अगर शो करेगा तो वो मेटलॉइड्स होगा। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, तीनों फॉर्म में आपको एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड,
सोडियम और कार्बन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन एलिमेंट्स लिक्विड्स होते हैं, और वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। मैंने एग्जांपल्स के तौर में बता दिया आपको कि अगर सोडियम कार्बन एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो वो सॉलिड्स मिल रहे हैं आपको, मर्क्यूरी और ब्रोमीन एलिमेंट्स लिक्विड्स के तौर पे मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में मिल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स में ही जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट टॉपिक है मेटल्स। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज malleable and ductile and conducts electricity. Some of the examples of metals are iron, copper, aluminium, zinc, silver, gold, platinum, chromium, sodium, potassium, magnesium. मेटल वो एलिमेंट है जो कि मैलेबल है। मैलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैलेबिलिटी का मतलब है कि उसे आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, दैट इज मैलेबल या मैलेबिलिटी। डक्टाइल क्या होता है या डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब अगर आप उसे वायर्स में मतलब अगर आप उसे चेंज कर सकते हो, आप उसे वायर कर सकते हो, इफ दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स दैट मींस दे आर डक्टाइल। तो मैलेबल अगर उनकी पतली पतली शीट्स बन सकती हैं, डक्टाइल या डक्टिलिटी मींस वो वायर्स के उसमें भी यूज हो सकते हैं। एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स करते हैं, तो वो क्या क्या कहलाता है, वो मेटल कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, जैसे कि मैंने आपको बता दिए। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स एज द नेम सजेस्ट आर ऑपोजिट टू मेटल्स, जैसे कि नॉन मेटल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट होंगे, which means that their properties are quite different from the metals. इसका यही मतलब है कि जो metals की properties हैं वो जो properties हैं उसके opposite होंगी या बहुत अलग properties होंगी non metals की। Only about 14 to 15 elements are non metals. तो 14 से 15 एलिमेंट्स ही जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे एक मेटल्स का अलग बना हुआ है कॉलम, नॉन मेटल्स का अलग बना हुआ है कॉलम, इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मेटल्स का प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। सेकेंड है मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल्स सोनोरस होते हैं मतलब उनमें से साउंड निकलता है, ओके, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब उन्हें आप ऐसे ये मतलब कुछ भी मेटल के ऊपर मारोगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, रिंगिंग साउंड सुनाई देगा। नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं मतलब उनके अंदर शाइन होती है और उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं मतलब डल अपीयरेंस होता है, देखने में बहुत डल लगते हैं और पॉलिश नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। इसका मतलब ये है नॉन मेटल्स में आयोडीन आता है, लेकिन आयोडीन इस जो प्रॉपर्टी को क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मेटल्स का फोर्थ पॉइंट है, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मर्करी। मर्करी भी मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये यहाँ पे क्या है, मर्करी एक्सेप्शन है। जबकि और सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आपको सॉलिड भी मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है रूम टेम्परेचर पे। फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है मेटल्स के थ्रू। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एक्सेप्ट डायमंड। इसका मतलब डायमंड इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जबकि डायमंड खुद नॉन मेटल है बट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सिक्स पॉइंट है, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मैलेबल, मैलेबिलिटी मैंने आपको बताया था, जिसे आप थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और डक्टाइल मैंने बताया था, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब वायर्स आप बना सकते हो, आप थिन शीट्स बना सकते हो मेटल्स से। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, बहुत हार्श, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत फर्म होते हैं। दे आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, ना ही ये मैलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है कंपाउंड्स।
Compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Compound क्या होता है? Compound वो substance है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं ये एक दूसरे से एक फिक्स्ड proportion में. A pure substance containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass. एक pure substance जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा elements होते हैं जो कि combine होते हैं एक दूसरे के साथ, जुड़े होते हैं fixed proportion में अपने mass से. मतलब जो अपने mass से उनका जो कंबाइनिंग जो है, जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है. एग्जाम्पल H2O, CO2, NH3. जैसे H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया. तो ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं ये क्या होते हैं, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के दिख रहे हैं आपको और ये एक दूसरे से कंबाइन है एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास. A pure compound is composed of the same elements. अगर मैं एक प्योर कंपाउंड की बात करूं तो उसमें आपको सेम एलिमेंट्स ही मिलेंगे. A pure compound is homogeneous in nature. प्योर कंपाउंड होमोजीनियस होता है नेचर में. आज की वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इज मैटर अराउंड अस प्योर. कोई भी क्वेश्चन, डाउट, सजेशन, क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.